नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। चार देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री। चांसलर एंजेला मर्केल के साथ कल बातचीत। आपसी सहयोग निवेश बढ़ाने पर होगा जोर। आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत नेताओं से एनआईए की पूछताछ। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू जैसे हालात। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 जिलों में निषेधाज्ञा। कत्ल के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर रोक का विरोध। ममता बनर्जी ने कहा केंद्र फैसले को देंगे चुनौती। वाम दलों और डीएमके ने भी फैसले पर खड़े किए सवाल। एयर इंडिया के 111 विमान खरीद मामले में 3 केस। विमानन मंत्रालय के अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज। 63,000 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। अगले 24 घंटे में ओडिशा तक पहुंचेगा चक्रवाती तूफान मोरा। पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 29 की मौत। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 प्रमुख यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में बर्लिन पहुंच गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की उनकी यात्रा का मकसद इन देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाना है। मेक इन इंडिया के लिए निवेश आकर्षित करना भी उनके इस यात्रा के एजेंडे में शामिल है। 4 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श के तहत चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश, सुरक्षा और आतंकवाद रोधी बुनियादी ढांचे, निर्माण, रेलवे, विज्ञान और तकनीक जैसे कई अहम मुद्दों पर सहयोग का एक भावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री बर्लिन में एंजेला मर्केल के साथ कारोबारियों के समूह से भी रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर से भी मुलाकात करेंगे। Going to Germany, we see how best we can also see to bring their convening strength. How do we look at strengthening our partnership? On the global partnership, we have our two countries are closely engaged on several global issues of common concern. मंगलवार को प्रधानमंत्री जर्मनी से स्पेन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री यहां स्पेन के राजा फिलिप सष्टम से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति मारियानो राहॉय से बातचीत करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और साझा हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग और विशेष तौर से आतंकवाद पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री स्पेनिश उद्योग के शीर्ष सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्हें मेक इन इंडिया के तहत देश में निवेश का न्योता देंगे। Discussions with Spain will not be limited to bilateral issues. We'll be discussing global issues of common concern. Terrorism, of course, and terrorism cooperation on counter-terrorism will be an important element of that agenda. स्पेन से प्रधानमंत्री 31 मई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे, जहां वे 1 जून को 18वें भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता में शिरकत करेंगे। 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगे। भारत इसमें मेहमान देश है। प्रधानमंत्री लेनिनग्राद में पिस्कारो-वेस्कोये स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। India-Russia relations in the area of defense, nuclear and space is already very ahead. In the area of trade and economy, there are efforts made. The trade had reached up to 10 billion, but it has come down for a variety of reasons, hovering around $7 billion. Investment itself has done a great job last year, particularly reaching almost the target which was set by the leaders of the two countries, that is $30 billion by 2025. यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे, जहां वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास और रेलवे के क्षेत्रों में भारत की विकासात्मक पहलों में 9वां सबसे बड़ा निवेशक और अहम साझीदार है। ब्रेक्सिट और OBOR के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को रणनीतिक कारणों से काफी अहम माना जा रहा है।
अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं श्रीकांत शर्मा साहब, जो कि पूर्व राजदूत हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो 6 दिन का ये दौरा और करीब 4 देशों की यात्रा, और बहुत ही महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँ देशों के लिहाज से, आपकी नज़र में क्या बड़ा एजेंडा, आर्थिक एजेंडा तो दिख रहा है जो कि खुद MEA ने साफ किया है, और क्या बातें हैं जो इस दौरे में महत्वपूर्ण रहने वाली हैं? जैसा वातावरण बन रहा है, उस समय उसको देखते हुए यूरोप इस समय एक फुलक्रम सा बन रहा है। जैसा आज मर्केल ने अपने इलेक्शन स्पीच में कहा कि यूरोप को अपने आप पे निर्भर होना पड़ेगा। आपने देखा होगा वो खबर। ये बड़ी भारी खबर है। ये एक तरह से लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो अमेरिका और यूरोप के बीच में जो गहरा तादाद में था, वो थोड़ा ढीला हो रहा है। और समवन लाइक जो मतलब मर्केल, जर्मनी की जो चांसलर हैं, वो हमेशा सोबर हैं, कभी ज़्यादा उछल के बात नहीं करती। पर उनसे ये सुनना बड़ा अजीब सा लगा। हम आमतौर पर मध्यवर्गीय रास्ता अख्तियार करती रही हैं। और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका यूरोप में भी निभा रही हैं, क्योंकि फ्रांस में तो अब नए राष्ट्रपति बने हैं तो उनके साथ मिल रही हैं वो। और रशिया के साथ भी वो एक तरफ व्यापार भी करती हैं, दूसरी तरफ रशिया की जो गलतियां हैं उनको माफ़ नहीं करती। पुतिन की जो, जैसे यूक्रेन में जो है, और जो ब्रेक्सिट हुई है यूके की, उसके लिए भी उनका जो रवैया है बहुत सुलझा हुआ है कि भाई आप छोड़ना चाहते हो छोड़िए, लेकिन लेट अस डिस्कस इट ऑल। तो इन सब, अच्छा G7 की भी एक मीटिंग हुई है, उसमें 6 देश एक तरफ थे और ट्रम्प साहब एक तरफ थे। और उसमें ट्रम्प साहब ने मना कर दिया कि, और एटलीस्ट ये कहा कि जो पेरिस समझौता था उस पर वो फिर से पुनर्विचार करेंगे। और जब अमेरिका पहुंच गए तो उन्होंने कह दिया कि अभी पुनर्विचार किया जाए। तो ये लोग सब एकदम से स्तब्ध हैं कि क्या हो रहा है। और अमेरिका का एक चीज़ और भी हुई, नेटो की मीटिंग में जब गए ट्रम्प साहब, तो नेटो का जो की ट्रीटी जो है उसका आर्टिकल 5 है, जिसमें म्यूचुअल कंसल्टेशन का प्रावधान है। अब उस आर्टिकल 5 पे भी इन्होंने कुछ ऐसा अखबारों में है, थोड़ा बहुत आनाकानी की है जैसे। तो उससे भी ये लोग परेशान हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये ट्रीटी का आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ था, तब WTC अटैक हुआ था अमेरिका पे, और सारे यूरोपियंस उसके साथ थे अमेरिका के। तो इस तरह से जो यूरोप एक तरह के संक्रांति काल से गुजर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और भारत की भूमिका इस पूरी प्रोसेस में ऐसी है कि भारत एक अच्छा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सही जगह पे है। पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते को भारत ने माना है और उसको करना चाहते हैं। दूसरा, मोदी जी एक सशक्त और मेजॉरिटेरियन लीडर हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके पीछे उन्होंने 3 साल का जो समय है वो मजबूत है। आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक सुधार किए गए हैं, डिसाइसिव गवर्नमेंट है। तो उनकी बात में बहुत वज़न है। तो ऐसा देखते हुए यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और रशिया, इन चारों के साथ जो प्रधानमंत्री की मुलाकातें होंगी वो निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण होंगी। यानी कि टाइम बहुत क्रूशियल जिस वक्त में यात्राएं हो रही हैं, और एक स्पेस वहाँ पर है जिसको आप कह रहे हैं कि भारत उसको एक तरीके से रिप्लेस कर सकता है, वहाँ जगह अपनी मजबूत कर सकता है। और भारत इसमें, इन सब बातों में भारत बड़ा कंजर्वेटिव है, वो उछल कूद नहीं करता। तो भारत अपने हित के लिए बात करता है, और जो सामान्य अंतर्राष्ट्रीय हित हैं उनके साथ भी है। तो और जो मुद्दे उठाए जाएंगे, जैसे टेररिज्म है, उससे आजकल सभी लोग परेशान हैं। अभी जो मैनचेस्टर में जो घटना हुई है कितनी दर्दनाक है, तो उसको देख के यूरोप बहुत ज़्यादा आतंकित है। अगर मैं जर्मनी के साथ मैं 1-to-1 भारत की बात करूं, जिस तरीके के रिश्ते रहे हैं और यहाँ पर कई सारे डील्स, कई सारे एग्रीमेंट होने की उम्मीद दिख रही है। ट्रेड करीब 17.5 बिलियन का है, 2016 का जो आंकड़ा आता है। केमिकल, मैकेनिकल टूल्स, इलेक्ट्रिकल, इसमें ज़्यादा प्राथमिकता है। जर्मनी के साथ आप कैसे देखते हैं कि क्या और स्कोप है जहाँ पर भारत और जर्मनी के रिश्ते कुछ और आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक तौर पर भी और उससे अलग भी? जर्मनी के साथ तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। जर्मनी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और आपको अगर याद हो, पिछली बार जब
प्रधानमंत्री और चांसलर मर्केल की मुलाकात हुई थी, तो जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें मेरे ख्याल से कुछ 17-18 थे जिन पे की एक्शन की बात की गई थी, और वो सब अभी जो संयुक्त सचिव उन्होंने संक्षेप में बताया था। तो एक बड़ा भारी एजेंडा है बायलैटरल रिलेशनशिप का। अब उसमें ट्रेड को लेके थोड़ा सा गतिरोध सा आ रहा है, क्योंकि भारत ने जब तक यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तो बाकी एग्रीमेंट भी उन्होंने सस्पेंड कर दिए इंडिविजुअल के साथ जो है। और जर्मनी इस बात को चाहता है कि ये एग्रीमेंट बना रहे, क्योंकि जर्मन के जो इन्वेस्टर हैं, जो जर्मन इन्वेस्टर हैं भारत में, वो फिर थोड़े से इसमें सकते में आ जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, और हमें ये मैसेज जो दे रहे हैं, ये मैसेज का सुधार ज़रूरी है जो भी तय किया गया होगा। तो मेरे ख्याल में जो भारत जर्मनी के बीच में व्यापार के बारे में बातचीत ज़रूर होगी, और मुख्यतः ये जो व्यापार समझौता है इसके बारे में कुछ बात होगी। और व्यापार से अलग अगर मैं कहूँ तो जर्मनी के साथ आतंकवाद को लेकर है, या फिर पाकिस्तान या चीन को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो उनके आर्थिक गलियारे की बात हो रही है उससे अलग भारत कुछ और जर्मनी का जो रुख रहा है वो साफ तौर पर भारत के कई बार पक्ष में दिखा है। वहाँ पर क्या सफलता आपको दिखती है आगे? अब वहाँ भी देखिए, जैसे चीन का ओबॉर की बात है, तो यूरोपियन यूनियन ने तो ये साफ साफ कहा है कि इसमें दो बातें उनको बिल्कुल नागवार हैं। एक तो ये कि ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और दूसरा ओनरशिप, को ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप नहीं है। अच्छा, अब जो अखबारों में खबरें आ रही हैं उसके लग रहा है कि चीन जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो लोन होगा और उसके इंटरेस्ट होंगे, और दुबई वगैरह से खबरें आ रही हैं कि ये तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का समझ लीजिए पुनरावर्तन है। हाँ, तो अच्छा, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से इसमें ऐसा नहीं है कि वो एकदम से उतावले होकर आ गए हैं। वो डिप्लोमेटिक, समझ लीजिए डिप्लोमेटिक सौहार्द बनाने के लिए वो चले गए होंगे मीटिंग में, लेकिन उनको लगता है सहमत नहीं है। कई शंकाएं भी उनको हैं। और भारत ने तो अपना पहले बता दिया रुख कि ये तो हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक है, और चाइना ने इस बात को डिसरिगार्ड किया है। और जो यूरोप ने बात कही है वो बात भारत ने बहुत पहले से कही है। उन्होंने कहा था अगर करना था ये ओबॉर तो पहले हमसे बात करनी चाहिए। आप पहले अनाउंस कर दिया और हमसे कहते हैं आ जाइए। तो ये तो डिप्लोमेटिक तरीका नहीं हुआ। पर कुछ एकता दिख सकती है यहाँ पर। आप इस टूर के तो इसमें हो सकता है कुछ सामंजस्य हो, तादाद में हो। और दूसरी बात जो है वो ये कि जर्मनी के साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जर्मन जो उनके टेक्नोलॉजी में उनका जो महात्म्य है, समझ लीजिए, जो उन्होंने सफलता हासिल की है, एक्सपर्टीज है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो खबरें जर्मनी से आती हैं, जैसे उन्होंने पूरा न्यूक्लियर के वो दादा होते थे पहले, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उनके जर्मन रिएक्टर्स थे, बहुत उनकी साख थी, पर 20 साल पहले छोड़ दिया उन्होंने। अब सोलर के पीछे लगे हुए हैं। और देखिए उभरते हुए सेक्टर्स में वो एक तरीके से मैं कहूँ कि एक्सपर्टीज होती है, उसका फ़ायदा भारत को मिल सकता है। और भारत ने सोलर, इंटरनेशनल सोलर जो मुद्दा छोड़ा हुआ ना, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, हाँ, एक कमीशन की बात की है भारत ने, तो उसमें जर्मनी की से सहयोग और सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा हो सकता है। जैसे उम्मीद करते हैं कि समझौते होंगे तो वो तमाम चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल आज इस पूरी बातचीत और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थी पहले के बाद छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी दौरा, होंगे कई महत्वपूर्ण समझौते, आतंकवाद पर भी होगी बातचीत। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली में आज हुर्रियत के 3 नेताओं से पूछताछ की। उधर कश्मीर घाटी के कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहीं, तो हुर्रियत के बंद को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया गया। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन बंद और कर्फ्यू जैसे हालात के चलते आम जनजीवन पर असर पड़ा।
श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों और घाटी के 4 जिलों में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर पाबंदियां जारी हैं। बडगाम और गांदेरबल जिले में धारा 144 लगाई गई है। श्रीनगर और पुलवामा में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। हुर्रियत नेताओं को भी नजरबंद रखा गया है। सरकार ने कहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा और कोई रियायत या कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कल भी पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और सोपोर में पथराव की 6 घटनाएं हुई थी। शनिवार को त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार बट के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। ये अगले 3-4 महीने तो स्थिति बढ़ती जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने अपनी स्ट्रेटजी को बदली किया है 2-3 तरह से, जिससे ये आसान नहीं होगा। इधर दिल्ली में आतंकी फंडिंग मामले में 3 अलगाववादी नेता सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। एनआईए ने फारूक अहमद डार, नईम खान और जावेद अहमद बाबा से पूछताछ की। इन सभी से आतंकी संगठनों से फंड लेने और कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर सवाल पूछे गए। इन अलगाववादियों से कुछ बैंकों और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जांच एजेंसी ने मांगे हैं। I told you earlier, I will tell you again. Investigation is going on. Okay. I don't want to commit anything. एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में हुर्रियत नेताओं के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से पैसे लेकर कश्मीर में तनाव फैलाने का खुलासा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड के गोड्डा में नक्सलियों के बंद का कोई असर नहीं देखा गया। संथाल परगना कमिश्नरी में जनजीवन सामान्य रहा। खदानों में रोजाना की तरह कामकाज हुआ। माओवादियों के बंद के आह्वान के बाद पुलिस ने खास सतर्कता बरतने के लिए सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखी। हालांकि इस दौरान छोटा नागपुर और सिंहभूम के जिलों में कुछ छुटपुट घटनाएं नक्सली करने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि संथाल परगना कमिश्नरी के सभी 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं और इन जिलों में नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। कत्ल के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर रोक का राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले को वो चुनौती देंगी। दूसरे दलों ने भी इस पर फैसले का विरोध किया। तो उधर केरल में बीफ पार्टी का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की निंदा के बाद कांग्रेस ने 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। कांग्रेस ने सरेआम जानवर काटने वाले 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ये कार्रवाई राहुल गांधी की तरफ से निंदा किए जाने के 1 दिन बाद हुई। पार्टी ने साफ किया है कि ऐसी हरकत करने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह, और इसीलिए उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मुअत्तिल कर दिया गया है। पर भारतीय जनता पार्टी भी बताए कि क्या वो इसी प्रकार का नियम अपने खुद के शासित राज्य गोवा के अंदर मनोहर पारिकर जी से लागू करवाएंगे। बीजेपी ने भी इस घटना की निंदा की है। ये शर्मनाक है और ये कई मामले में प्रोवोकेटिव भी है। ये कौन सी बात है? एक तरफ भारत के संविधान में गौ संवर्धन की बात की गई है और दूसरी ओर इस तरह के घटनाएं की जा रही हैं। राजनीति में विरोध हो सकता है और किसी के फूड हैबिट पर हम कोई दबाव डालने के लिए नहीं बैठे। इधर जानवरों के बूचड़ खाने के लिए खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध के केंद्र सरकार के फैसले पर वाम दलों समेत कई पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। Nobody can dictate to anybody what they should eat and what they should not eat. I mean, it's not only Delhi, Nagpur. Need not come from anywhere. Absolutely unconstitutional. সুতরাং we are not accepting that. Legally ও constitutionally আমরা চ্যালেঞ্জ করব স্টেট পাওয়ারে ইন্টারফিয়ারেন্সের জন্য। যেমন আপনারা আগেও দেখেছেন লাল বাতি না নীল বাতি, আমরা লাল বাতি জ্বালানো পছন্দ করি না, আমি নিজেও ইউজ করি না। इस बीच कन्नौज शहर की पुलिस ने रविवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बछड़े का सार्वजनिक वध करने पर केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने मवेशियों को काटने के लिए लगाए गए बैन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि 31 मई को राज्य में प्रदर्शन होगा। उन्होंने बैन को संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया। साथ ही स्टालिन ने राज्य के मुख्यमंत्री पलनीसामी की चुप्पी पर भी निशाना साधा।
सीबीआई ने यूपीए सरकार के समय एयर इंडिया के 111 विमानों की खरीद में गड़बड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। नागरिक विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2005-06 में 111 विमान खरीदे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका दायर की, जिसमें दलील दी गई कि एयर इंडिया ने बिना ज़रूरत के ही 111 विमान खरीदे, जिससे सरकारी खजाने को 67,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी। साथ ही उनके विदेश जाने पर रोक लगाते हुए पासपोर्ट जमा करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सीबीआई ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को हिरासत में लिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक शहाबुद्दीन को पूछताछ के लिए जांच एजेंसी मुख्यालय ले जाया गया है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद थे। शहाबुद्दीन पर पत्रकार रंजन की हत्या में शामिल होने का आरोप है। पत्रकार राजदेव रंजन की पिछले साल 13 मई को सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कंपनियों को गोदामों में रखी शराब के स्टॉक को निकालने के लिए 2 माह की मोहलत दी है। बिहार की शराब कंपनियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये मोहलत 31 मई से बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दी है। कोर्ट ने शराब कंपनियों से कच्चा माल भी निपटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक ब्रेवरेज की याचिका पर यह आदेश दिया। बिहार सरकार ने पिछले साल 1 अप्रैल से राज्य में शराब की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि आयुर्वेद से जुड़ी चिकित्सा पद्धति धीरे धीरे दुनिया के देशों में भी प्रचलित हो रही है। उन्होंने आज दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ की रजत जयंती समारोह में कहा कि हार्ट अटैक, डिप्रेशन जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने में आयुर्वेद कारगर है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हमेशा से एक चुनौती रहा और परिवारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च होता है। उन्होंने WHO के आंकड़े के हवाले से बताया कि अभी भी पूरी दुनिया में 65 से 70% लोग प्राथमिक इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर ही निर्भर रहते हैं। Traditional medical systems like Ayurveda can offer a first line of defense, focusing on well-being and improvement of health by addressing the preventive aspect, particularly for lifestyle-induced diseases and psychological conditions that are increasingly common in our stress-filled way of life. बंगाल की खाड़ी में उठा मोरा तूफान अगले 24 घंटे में ओडिशा के तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं बिहार में बिजली गिरने से 29 लोगों की जान चली गई। उधर केरल तट पर कल मानसून दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोरा तेजी से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इसका केंद्र बंगाल से 610 किलोमीटर दूर पारादीप में है। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी वजह से अगले 24 घंटे ओडिशा के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। राज्य के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मछुआरों को भी इस दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इधर बिहार में प्री मानसून बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से रविवार को 8 महिलाओं समेत 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं पेड़ गिरने और बिजली के तारों के टूटने से राज्य के कई इलाकों में रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित जिलों में नुकसान का आकलन कर मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। सभी लोगों को, मृतक के जो निकटतम आश्रित हैं, उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा, और हम आज आवंटन भी उनको दे रहे हैं। घायलों का इलाज कराया गया मुफ्त सरकारी स्तर पर। मौसम में आए बदलाव से दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राहत की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी पर दबाव के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून जल्दी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने केरल में 30 से 31 मई के बीच
मानसूनी बारिश शुरू होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 177 तक पहुंच गई है, जबकि 110 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। उजड़े आशियाने, टूटी सड़कें, चारों तरफ पानी ही पानी, सिर्फ तबाही का पानी। तस्वीरें श्रीलंका के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां बारिश आसमान से आफत बनकर टूटी। बारिश के बाद आई बाढ़ से 14 जिलों के सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं, जबकि करीब 5 लाख लोग पलायन को मजबूर हैं। श्रीलंका में दक्षिण पश्चिम मानसून कहर बन रहा है। बारिश और भूस्खलन ने ऐसी तबाही मचाई कि लाशों का अंबार लग गया। लोगों को अब भी मलबे के नीचे उनके अपनों के जिंदा होने की उम्मीद है। इस मुश्किल घड़ी में भी लोगों ने हौसले का दामन नहीं छोड़ा है। तिनका जोड़कर फिर आशियाने बसाने की कोशिश में जुटे हैं। श्रीलंका में आई तबाही के बाद दुनिया भर से मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारत ने भी पड़ोसी धर्म का बखूबी पालन करते हुए राहत की बड़ी खेप श्रीलंका भेजी है। राहत सामग्री लेकर आज तीसरा जहाज श्रीलंका पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका समेत दुनिया भर की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उत्तर कोरिया ने तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल उत्तर कोरिया की तरफ से जापान सागर में गिरी है। मिसाइल 6 मिनट तक हवा में रहने के बाद जापान सागर में गिरी। ताज़ा परीक्षण के बाद एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया और जापान ने इस परीक्षण पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये परीक्षण ऐसे वक्त किया गया है जब संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने उत्तर कोरिया को लेकर सख्त रुख अपना रखा है। खबरों के आज के सफर में इतना ही।